नमस्कार, मैं अनिशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ हमारे मेहमान एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ एडिटर सूरज जी, हमारे साथ महेश जी और हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी हैं, तो जो तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर प्रकाश डालेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में क्या कुछ खास बना हुआ है। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी से। देखिए, दो बड़ी खबर है कि इस समय जिस प्रकार भारत चुनावी माहौल में है, इसी प्रकार पूरे दुनिया में जो बड़े कंट्री है वो सभी चुनाव के उसमें दौर से गुजर रहे हैं। अभी इसी के एक खबर है कि जो यूरोपीय संसद है, यूरोपीय संसद में 6 जून को वोटिंग होना है। बिल्कुल। 27 देशों के जो नागरिक है उसको वोटिंग करते हैं और ये बहुत भारत के बाद सबसे बड़ा लोकतंत्र ये कहा जाता है कि यूरोपीय संसद का। इसमें 720 एमआईपी चुने जाएंगे और जी। ये एमआईपी चुनने के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, विशेष करके यूरोपीय कंट्री में, यूरोप के जो कंट्रीज है उसमें जलवायु से लेके, गरीबी से लेके तमाम जो चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, वो यही तय करती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। 6 जून को वोटिंग होना है और 40 करोड़ लोग इसमें वोटिंग करेंगे। तो यह सबकी नज़र होगी कि 6 से लेके 9 जून तक ये वोटिंग होगी। इसमें जो 40 करोड़ लोग वोट डाल के यहाँ सरकार बनाएंगे, यही सरकार आगे 5 साल के लिए यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है, जो बाकी मूलभूत चीज़ें हैं, उसका निर्णय लेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय संसद के चुनाव के साथ साथ इसमें अधिकतर जो है एक मुद्दा बना हुआ है। इसमें जैसे ब्रिटेन के ऋषि सुनक ने भी समय से पहले चुनाव कराने की घोषणा की है। अमेरिका में चुनावी माहौल चल ही रहा है। ऐसे स्थिति में यूरोपीय संसद का भी जो है चुनाव होना है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है अवैध प्रवासी। इसका यह है कि जो अन्य देशों से आके इस देश में, इन देशों में रह रहे हैं, उनका मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो अवैध प्रवासी है उनका मुद्दा हम गंभीरता से लेंगे और उन्हें निश्चित रूप से जो है अवैध शब्द हटाने का जो है कोशिश किया जाएगा, या तो जो उनके कंट्री के हित में है उनको वहाँ नागरिकता देकर वेट किया जाएगा, या उनको वापिस भेज दिया जाएगा जिस बिल्कुल। देश से आए हैं उसी देश में। ये सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना हुआ है इस समय। इसलिए अधिकतर जो विपक्ष है, जो सरकार में काम जो पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ जो विपक्ष है वो इस मुद्दे को ज्यादा उछल रहा है, क्योंकि वो इस मुद्दे से उनको ज्यादा वोट मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जो ब्रिटेन है, अमेरिका है और यूरोप कंट्री में जो अवैध घुसपैठिया है वो और अवैध रूप से वहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, वो एक जो जिस प्रकार का मुद्दा है, उस मुद्दे का मूल कारण यही है कि वहाँ के अर्थव्यवस्था में इन लोगों का बड़ा योगदान माना जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्था कमजोर हो रहे हैं, तो इसमें ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा एक और खबर है जो ताइवान में हाल ही में चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद वहाँ पे नई सरकार बन गई है और नई सरकार बनते से ही चीन जो है ताइवान के ऊपर बिल्कुल तिल मिला गया है और चीन का ये कहना पड़ रहा है कि अगर ताइवान हमारा हिस्सा नहीं बने, बीजिंग के अंडर में काम करने के लिए यदि तैयार नहीं है, तो हम किसी भी तरह से ताइवान को हासिल कर लेंगे, हासिल करके बीजिंग के अंडर में काम करने के लिए मजबूर करेंगे। बिल्कुल। चीन का मानना ये है कि ताइवान जो है हमारा एक राज्य था और वो टूटकर अलग देश बन गया है, वो हम किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। जी। ताइवान का पलटवार करते हुए ताइवान ने कहा, नई सरकार में जैसे ही राष्ट्रपति लाई चिंग ते बने हैं, तो उन्होंने कहा कि चीन चाहे कितने भी कुछ भी कर ले, लेकिन ताइवान कभी भी उनके मंसूबे पर पानी फेरता रहेगा और हमेशा जो है चीन इसी प्रकार के जो है मुंह की खाता रहेगा। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली देश ना क्यों ना हो, हम इनके
किसी भी प्रकार के जो है धमकियों में डरने वाले नहीं हैं। बता दें कि जैसे नई सरकार वहाँ पर बनी है, वैसे ही चारों तरफ से जो है मिलिट्री ड्रिल किया जा रहा है चीन के द्वारा, और मिलिट्री ड्रिल के कारण ताइवान को डराने से कर रहे हैं। और जिस प्रकार चीन ये प्रयास कर रहे हैं कि ताइवान डर जाए, और उसके जवाब में पलटवार करते हुए ताइवान ने कहा कि जो उसमें दिखाई पड़ रहे हैं इनके जो युद्धपोत है, उस पर भी हमला बोल के उनको पीछे हटने के लिए ताइवान ने मजबूर कर दिया है। बिल्कुल। एक अंतिम खबर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कि जो बांग्लादेश के जो सांसद है जिनकी हत्या अभी कलकत्ता में हुई है, उसको लेके बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये स्मगलिंग करते थे, और इसमें कई खाली एक ही सोने के ही तस्करी नहीं करते थे, बल्कि ये कपड़ा, फिर उसके बाद अन्य अनेक प्रकार के कॉस्मेटिक सहित ड्रग्स सहित अनेक तस्कर में ये शामिल थे। और इन्हीं के एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, और जो वो भी इसमें तस्करी में शामिल था, उन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी इस क्षेत्र को लेके कि किसके गुर्गे किस क्षेत्र में काम करेगा, इसको लेके जब ये विवाद उठा तब जाके जो इनके खिलाफ जो इनके जो दुश्मन है, दुश्मन गैंग, उन्होंने 6 लोगों को जो है 5 करोड़ की सुपारी दी थी इनके हत्या के लिए, और कई दिनों से इनके पीछा ये लोग करते रहे हैं। और जैसे ही इनको सूचना मिली कि ये भारत आ रहे हैं, तो पहले से ही इनके जो अनवरुल अजीम है, इनके भारत आने से पहले ये लोग भारत आके डट गए थे, और कहा यह जा रहा है पहले इनकी हत्या गला दबा के की गई, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके पॉलीथीन में भर के इनका ठिकाना लगाया गया है। तो जैसे ही ये खबर जो विपक्ष से गुर्गे को मिलने के बाद वहाँ पार्टी उन लोगों ने नाइट पार्टी दी है। नाइट पार्टी में जो तस्कर लोग हैं सभी शामिल होके इसमें खुशी मनाया कि हमारे जो विरोधी गुट के जो सांसद है और जो तस्कर है उसको हम लोगों ने मार दिया है। और इसके बाद वो विरोधी गुट के जो मुखिया है, जो मास्टरमाइंड है, वो अमेरिका भागने में सफल हो गए। तो ये एक जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय था कि भारत में आने के बाद बांग्लादेशी जो सांसद है उनकी हत्या हो जाती है, तो ये एक खुलासा करना जरूरी था। और एक खुलासा हो गया है कि ये बांग्लादेश के ही लोगों ने यहाँ पर आके इनकी हत्या की है और सुनियोजित तरीके से जो है इनका पीछा किया, और ये तस्करी को लेके ये विवाद था। इसीलिए भारत पर जो दाग लग रहा था कि भारत में कैसे हत्या हो गई, ये सांसद की भारत में सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया, उस पर कम से कम अब लगाम लग गया है। बिल्कुल। और हम सीधे हमारे एडिटर सूरज जी के पास चलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव और कल 6वें फेज का मतदान हो रहा है। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट सामने आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा, लोकतंत्र के महापर्व पर 5 चरण का मतदान हो चुका है। कल 6वें चरण का मतदान होना है और 1 जून को 7वें चरण के मतदान के बाद यह महायज्ञ पूरा हो जाएगा और इसके परिणाम 4 जून को आने हैं। तो जिन 57 सीटों पर लगातार वोटिंग होना है, वहां पर कल शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है। सभी प्रत्याशी अब वो घर घर जाकर के और मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसी बीच में ये भी देखा जा रहा है कि जहां 5वें चरण के लिए मतदान थमा है, 7वें चरण जो चुनाव प्रचार थमा है, वहीं दूसरी तरफ 7वें चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो जोर पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि वार प्रतिवार, वार पलटवार का जो दौर चल रहा है, उसमें व्यक्तिगत आरोपों की धार जब तेज हो गई है, तो उस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जो बयानबाजी है उसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है। बिल्कुल। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कि यदि 71 के युद्ध का उन्होंने जिक्र किया है कि 71 की लड़ाई में जो पाकिस्तान ने भारत की भूमि ले ली थी, तो उन्होंने कहा था कि यदि मैं 71 में होता तो करतारपुर साहब को लेकर ही पाकिस्तान के फौजी छोड़ता, क्योंकि उस युद्ध में जो हुआ था कि पाकिस्तान के फौजियों का सरेंडर करवाया गया था और लाखों फौजी फिर छोड़े गए थे समझौते के बाद में। तो उन्होंने कहा यदि मैं 71 में होता तो करतारपुर साहब भी ले लेता और उसके बाद ही यहाँ से पाकिस्तान के फौजियों को छोड़ता। दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगाया है, तंज कसा है
कि अभी से इंडी गठबंधन वाले जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि गाय के दूध देने से पहले ही इंडी गठबंधन वाले घी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, उनके जो कहने का आशय था कि सूचना कपास और जुलाहो में लट्ठम लट्ठा, तो उन्होंने इस बात को लेकर भी तंज कसा। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो बात कही, क्योंकि अभी हाल ही में जो एक इंटरव्यू आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उन्होंने कहा था कि मुझे एक मिशन के लिए परमात्मा ने भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। जी। इस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि यदि उन्हें परमात्मा ने एक मिशन के लिए भेजा है तो वो फिर युवा जब बेरोजगारी की बात करते हैं या रोजगार की मांग करते हैं तो क्यों कहते हैं कि नावल की गैस से स्टोव जलाओ या पकौड़े क्यों तलवाते हैं। यदि वो मिशन के लिए आए हैं, बायोलॉजिकल नहीं है, तो उनके पास तमाम शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों से समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर देते हैं। इस बिल्कुल। तरह की बात देखी गई है कि जहां एक राजनीतिक दल द्वारा जो बात कही जाती है उसके पलटवार में दूसरी तरफ बात हो रही है। तो अब ये व्यक्तिगत आरोपों की धार और तीखी देखी जा रही है। साथ ही यदि हम बात करें कि अमित शाह का एक और बयान, जिस तरह से वो अपनी हर सभा में जहां भी जनसभा को संबोधित करते हैं बिल्कुल। वहां पर लगातार वो पीओके का जिक्र करते हैं। और उन्होंने कल भी इस बात का जिक्र किया है कि पीओके हमारा है और भाजपा इसे लेकर ही रहेगी। हालांकि कल इस संदर्भ में एक और बयान था कि पीओके की जो जमीन है वो भारत की नहीं है, दूसरे देश की है, उस पर कैसे अधिकार जमा सकते हैं। तो इसको लेकर के भी सियासी गलियारों में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। दूसरी तरफ जयंत सिन्हा को जो भारतीय जनता पार्टी ने पत्र लिखा है, उस पत्र को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं कि एक तरफ जयंत सिन्हा ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव गतिविधियों में उनको शामिल नहीं किया गया, कोई भी पार्टी का पदाधिकारी, सांसद, विधायक उनसे मिलने नहीं आया है। और उनका, क्योंकि उन्होंने जो मतदान था, जब मतदान नहीं किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने पोस्टल बैलेट से मतदान किया, क्योंकि उस समय मैं आवश्यक कार्य से निजी कार्य से विदेश में था, तो उस समय मैंने जो पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। और उन्होंने अपनी सफाई भी दी। उन्होंने आपत्ति भी दर्ज कराई है कि चुनाव के ठीक बाद उन्हें इस तरह का जो पत्र जारी किया गया है जयंत सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई है कि जब चुनाव की गतिविधियां चल रही थी तब पार्टी से कोई कार्यकर्ता, कोई विधायक मुझसे लड़ने नहीं आया। जी। दूसरी तरफ देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने कल जो वीडियो जारी किया है, उस वीडियो को लेकर भी तमाम चर्चाएं रही है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मोदी जी मेरे माता पिता को परेशान न करें, आपकी लड़ाई मुझसे है, आप मुझसे आमने सामने की लड़ाई लड़ें, मेरे माता पिता को परेशान न करें। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा कि उन्होंने स्वाति मालीवाल की पिटाई के मामले में कैन के इशारे पर माता पिता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस सीएम आवास पर उनके ये विभव कुमार के द्वारा स्वाति मालीवाल की पिटाई को लेकर के माता पिता से पूछताछ करनी चाहती है और दिल्ली पुलिस इस मामले में केजरीवाल के आवास पर पूछताछ करने के लिए नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया है कि उन्हें तोड़ने के लिए उनके माता पिता को जरिया बनाया जा रहा है। और वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केजरीवाल बोले कि मेरी पीएम मोदी से एक अपील है कि प्रधानमंत्री, आप मुझे तोड़ने के लिए, मुझे झुकाने के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आपकी लड़ाई मुझसे है, मेरे बुजुर्ग माता पिता को परेशान न करें। दूसरी तरफ देखा गया है कि इसी मामले में जब स्वाति मालीवाल का भी एक बयान आया था, उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया है कि सीएम हाउस में मेरा चीर हरण हुआ है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ठगा सा महसूस कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा चीर हरण उस घर में हुआ, लेकिन चरित्र हरण मेरा रोज चलाया जा रहा है। उससे जब उनसे पूछा गया कि केजरीवाल एक वरिष्ठ वकील को राज्यसभा भेजना चाहते थे, इस संबंध में हमला हुआ है, तो इस पर मालीवाल ने कहा है कि मेरे साथ जो भी हुआ है उसके बाद दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो ये जो बात थी कि क्या वो किसी को अरविंद केजरीवाल किसी और को राज्यसभा भेजना चाहते, स्वाति माल से इस्तीफा लेना चाहते थे, इस तरह की तमाम अटकलों को भी हवा मिल रही है। दूसरी तरफ एक और बात देखी जा रही है कि जिस तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट का जो फैसला आया था कि 2010 से 2024 के बीच जारी हुए जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है, उनको अमान्य घोषित कर दिया गया है, तो उसको लेकर के भी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, या फिर कैबिनेट मंत्री जो मध्य प्रदेश शासन में है कृष्णा गौर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप लगाया है कि अब जो ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, वो देश को बांटने की कोशिश कर रही है और देश को बांटने का प्रयास है। न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना भी जो है एक तरह की अवमानना का प्रकरण बनता है। उन्होंने जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं इस आदेश को नहीं मानूंगी, और हालांकि उनके पास रास्ते खुले हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। तो उनके इस बयान को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। हालांकि उन्होंने कहा है
कि जिस तरह से ओबीसी दर्जा रद्द करने पर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा है। उन्होंने बिल्कुल। कहा है कि ये न्यायालय की अवमानना कर रही है, देश को बांटने का काम कर रही है, देशद्रोह का भी मुकदमा इन पर चल बिल्कुल सकता है। जी। तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की चुनौती दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस जो चुनौती दी है, ममता बनर्जी ने चुनौती देते हुए कहा है कि मैं मोदी बाबू से पूछ रही हूँ, कृपया आएं और जगह तय करें। आप टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अकेली आऊंगी, क्या आप तैयार हैं? तो बिल्कुल। उनकी इस चुनौती को लेकर भी जो उन्होंने बात कही है, उसको लेकर भी सियासी गलियारों में बहुत जी। चर्चा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बिल्कुल। और उनकी चुनौती का क्या आशय है, क्योंकि उन्होंने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है, अवमानना की है। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी बहुत सारी बातें कल सियासी बिल्कुल गलियारों में आ रही हैं। दूसरी बिल्कुल। तरफ सपा का एक जो बयान आया है कि मुरादाबाद में सपा के जो सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ जहां कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों जी। को ओबीसी के 4% आरक्षण जो है उनके हिस्से का ओबीसी वर्ग का, वो मुसलमानों को देने की जो बात कही, तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार अग्रेसित रही है बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। देश जी में जी। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो, बिल्कुल और बाबा साहब भी इसके विरोधी रहे हैं। बिल्कुल। जी। दूसरी तरफ धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर के फिर जो सपा के सांसद हैं एमपी हसन, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक की यदि सरकार बनेगी तो मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा और बिल्कुल संविधान में संशोधन किया जाएगा। इस तरह की जो बिल्कुल। तमाम चर्चाएं हैं वो सियासी गलियारों में तेज है। कल उनको हवा मिलती रही है बिल्कुल और चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है। जी बिल्कुल निशा। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश की भी हम तमाम अपडेट ले लेंगे। लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ ज्ञानेश जी है। ज्ञानेश जी, तमाम लखनऊ उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर क्या है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए लोकतंत्र का जो है वो पर्व चल रहा है और बात करें तो छठे चरण का जो चुनावी प्रचार है वो पूरी तरीके से शांत हो चुका है। बिल्कुल अब अगर हम बात करें तो 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की उल्टी गिनती शुरू है। बिल्कुल। वहीं लोकसभा के छठे चरण के चुनाव में 889 प्रत्याशी मैदान में, और सबसे ज्यादा प्रत्याशी अगर हम देखें तो 223 हरियाणा के हैं। वहीं सबसे कम 20 प्रत्याशी जो है जम्मू कश्मीर के हैं। वहीं अनंतनगर राजौरी लोकसभा सीट से मैदान में है। जी। जबकि अगर हम बात करें निशा उत्तर प्रदेश की तो 14 लोकसभा सीटों पर कुल जो है 162 प्रत्याशी मैदान में है बिल्कुल और बिहार की 8 सीटों पर 86 है। वहीं दिल्ली की 7 सीटों पर 162 हैं और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर 79 हैं और झारखंड 4 सीट और उड़ीसा की 6 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में है। बिल्कुल इतना बता दूं कि 25 मई 2024 यानी कि कल शनिवार को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान होना है। वहीं हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे निशा की, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रेवड़ा, उन्होंने कहा है कि चुनाव के लेकर पूरी तरीके से तैयारियां हमने कर ली है, जहां पे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन लगातार विपक्ष या वाम पक्ष की बात करें तो आरोप लगाते नजर आए हैं कि कैंपों में ना तो पानी की व्यवस्था है ना साफ सफाई की व्यवस्था है। हालांकि आज नवदीप रेवड़ा जो है राजधानी लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन करेंगे। वहीं मैं बात करूंगा निशा कि उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश यादव ने राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव, उन्होंने रैली की थी और इसमें राजा भैया की पार्टी जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लिया था। हालांकि पहले सुनाई दे रहा था कि राजा भैया उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इस रैली में राजा भैया के भी समर्थक शामिल रहे। बिल्कुल जी। और अखिलेश यादव ने झंडे बैनर के साथ ही नजर आए, जिस पर अखिलेश यादव ने इशारों में उनको धन्यवाद भी दिया। और बता दें कि सपा प्रमुख इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो डॉक्टर एसपी सिंह पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे प्रतापगढ़, और मंच पर कांग्रेस सांसद नेता प्रमोद तिवारी, कांग्रेस नेता मोना और सपा विधायक राम सिंह पटेल, वहीं आर.के. वर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। बिल्कुल और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा कि राजा भैया का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि जो नाराज थे अब तो उनका भी समर्थन हमें मिल रहा है और कांग्रेस आप तो है साथी है, अब अन्य दल भी साथ आ गए हैं, ऐसे में एसपी सिंह पटेल को जीतना तय है। वहीं निशा में बात करूंगा कि देखिए लगातार उत्तर प्रदेश राजधानी में एयरपोर्ट पर 59,43,000 का सोना पकड़ा गया है और इंटेलिजेंस यूनिट ने सोना बरामद किया है। बता दूं कि तस्कर शरीर के अंदर छिपाकर ये सोना ला रहे थे। बिल्कुल शारजाह में इंडिगो की फ्लाइट से लाया गया था सोना और यात्री ने प्राइवेट
पार्ट में 803 ग्राम सोना छिपाया। जी जी वहीं मैं निशा बात करूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 4 जिलों के प्रवास पर रहेंगे। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर में वो अपना जनसभाएं करेंगे। वहीं 11 बजे जो है महाराजगंज के फरेंदा में जनसभा करेंगे और 12 बजे टाको पार कुशीनगर में रहेंगे। वहीं 1:50 पर देवरिया के गढ़रामपुर में सब जनसभाएं करेंगे और शाम को 4:15 पर बिल्कुल। गोरखपुर में पिपराइच में जनसभाएं करेंगे। जी ज्ञानेश जी। वहीं निशा में बात करूंगा कि कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को आजाद समाज पार्टी का समर्थन मिल रहा है और चंद्रशेखर आजाद कुशीनगर में तीन जगहों पर जनसभाएं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुशीनगर, पटरौना और घंटा में चंद्रशेखर आजाद की सभा करेंगे। जी ज्ञानेश जी। कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जी बिल्कुल ज्ञानेश जी, मैं यहाँ पे रुकूंगी और तमाम उत्तराखंड के हम अपडेट ले लेंगे। हमारे साथ महेश जी उत्तराखंड से। महेश जी, उत्तराखंड में आज क्या बड़ी खबर है जो लगातार सुर्खियों में चल रही है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम पर कल इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है हेलीकॉप्टर को। और ये बड़ी सूझबूझ के साथ में हेलीकॉप्टर का जो पायलट है उन्होंने एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली है। अपने आप में एक बहुत बड़ी हादसे होने से बच गई है, जी क्योंकि यदि ये क्रैश होता तो वहाँ आसपास बड़ी दिक्कतें होने की संभावना थी। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि विजिलेंस ने एक अभियंता के साथ साथ एक जूनियर इंजीनियर को भी एक रिश्वत लेते पकड़ गया है। 1 करोड़ रुपए के फर्जी बिल की बात थी, वो प्रमुखता से आजकल छापा है। तो साथ ही जैसे ही गर्मी का मौसम आया है तो महिलाओं ने प्रदर्शन किया है पानी को लेकर के। और उन्होंने यहाँ तक कि जब कोई प्रजाति के व्यक्ति सुन नहीं रहा था तो उन्होंने बोगी लगा करके अपना प्रदर्शन किया और सड़क अवरुद्ध कर दी। तब जाकर के पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और पानी की समस्या को निस्तारण के लिए आश्वासन दिया। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, 4 धाम यात्रा को अब केंद्र भी अपनी निगरानी रख रहे। गृह मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है कि जैसे कि यहाँ की हर दिन की जो रिपोर्ट होगी वो कैसी रहेगी, इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सबकी मदद दी जाएगी। और यहाँ हर दिन की एक रिपोर्ट है जो गृह मंत्रालय को भेजनी होगी। ये अपने आप में प्रमुखता से छापा गया है। दूसरा, नैनीताल घूमने वाले लोगों को अब ओयो या अन्य किसी भी कमरे के लिए कोई वेबसाइट पर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं पर उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है ताकि पर्यटक, देश विदेश के पर्यटक कहीं परेशान ना हो और उनके रहने की व्यवस्था सुगम की जा सके। ये सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि सरकार का व्यक्ति प्राइवेट लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके एक व्यवस्था बनाएगा। जी धार्मिक यात्राओं के लिए जो व्यवस्था बनाई, निशा मैं बता रहा हूँ कि 4 धाम को लेकर भी प्राधिकरण बनाने की बात चल रही है। जैसे कांवड़ यात्रा यहाँ पर चलती है उत्तराखंड में, तो हरिद्वार में इसका प्राधिकरण बनाया गया है। सबसे जैसे ही सीएम धामी ने पहले ही इशारा किया था कि वह प्राधिकरण बनने जा रहा है, तो साथ ही केंद्र ने भी इसमें अपनी इच्छा जाहिर की है कि एक प्राधिकरण बना करके इसे व्यवस्था को बनाया जाए। बिल्कुल। जी मैं आपको एक और बात बता दूं, उत्तराखंड वन विकास निगम में ऑडिट के समय 1 करोड़ रुपए का घोटाला आया, जिसमें 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ पर ट्रांसफर का एक बहुत बड़ा समस्या रहती है निशा। यहाँ चूंकि दुर्गम सुगम तरह की व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। जो शिक्षक है वो सुगम इलाके में रहना पसंद करते हैं, दुर्गम में रहना पसंद नहीं करते हैं। दुर्गम पहाड़ियों पे जा करके वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है। जो पात्र शिक्षक ही होंगे उनको ही यहाँ पर अब दिया जाएगा। उसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी गई है और जी 10 जी साल का जो सेवा है जिन्होंने पूरी की है सुगम में, वो जाकर दुर्गम में जाएंगे। जो दुर्गम वाले लोग हैं वो जी सुगम में आएंगे। जी बिल्कुल। ये इसके लिए एक पूरी सूची बना दी गई है और व्यवस्था बनाने के लिए जी प्रयास जारी है। जी जी कल बुद्ध पूर्णिमा थी। आज के सभी अखबारों ने हरिद्वार में गंगा स्नान का जो उमड़ी हुई भीड़ थी उसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना कहीं भी से नहीं आई है। बिल्कुल। जी महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम उत्तराखंड की अपडेट देने के लिए। हमारे साथ ज्ञानेश जी थे जिन्होंने तमाम लखनऊ उत्तर प्रदेश की अपडेट दी। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज का प्रमुख अखबारों में प्रकाशित हुआ और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में बनी थी, हमारे एडिटर सूरज जी ने साझा की। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।